नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार गर्म है और एनडीए नरम है। नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के बावजूद 40 की 40 सीटों को जीत पाने का सपना पूरा होने से बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से दूर दिखती है। अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट भी आए हैं, उससे यदि बिहार का परिणाम चौंकाने वाला होगा तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या बिहार का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा? 40 में 40 सीट का दावा करने वाली बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा? क्या उसके इरादे पर आरजेडी ने पलीता लगाने का काम किया है? क्या महागठबंधन और इंडिया गठबंधन बिहार में बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी के एनडीए घटक दलों का मुकाबला कर रही है? ये आज वो सवाल है जिस पर हम विस्तृत बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हम आपको तथ्यों से अवगत कराएंगे। अभी तक दो सर्वे रिपोर्ट आया है, एक एबीपी सी वोटर का और दूसरा टीवी9 का। दोनों सर्वे रिपोर्ट को यदि हम गौर से अध्ययन करें तो उसकी कुछ मुख्य बातों पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर है जो बिहार के इस बार के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और जो परिणाम है वो चौंकाने वाला हो सकता है। तो सी वोटर ने जो अपना सर्वे किया है उसमें बिहार के लिए जो मुख्य बातें हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। सी वोटर एबीपी के हिसाब से 33 सीटें एनडीए को आ सकती हैं और 7 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जा सकता है। रोहिणी आचार्य को चुनाव हारते हुए सी वोटर ने दिखाया है। इसका मतलब है कि राजीव प्रताप रूडी छपरा से चुनाव जीत जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार रहे हैं। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिसे गया में ज्यादा टसल वाला मुकाबला कहा जा रहा था, उनको जीतते हुए दिखाया गया है। चिराग पासवान को पांचों की पांचों सीटें सी वोटर के हिसाब से उन्हें मिल रही है। 51% वोटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 41% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। नीतीश कुमार के इधर आने से 8 से 9% वोटों का ट्रांसफर बीजेपी में हुआ है, ये माना जा रहा है। यदि टीवी9 के बात करते हैं तो 40 में से 32 सीटें ये दे रही हैं एनडीए गठबंधन को। 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होने वाला है। भाजपा अपने सभी 17 सीट जीत रही है और जदयू को भारी नुकसान पहुंच रहा है। 16 में से 8 सीटें जदयू को हारते हुए दिखाया गया है। लालू यादव की दोनों बेटियों को चुनाव में हारते हुए दिखाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा यहां चुनाव जीत रहे हैं। जदयू को 8 सीटों पर नुकसान हो रहा है। पप्पू यादव भी चुनाव जीत रहे हैं। ये कुल मिलाकर एक मोटा मोटी आंकड़ा है जो सी वोटर एबीपी के हिसाब से और टीवी9 के हिसाब से जो था वो मैंने आपको बताया। अब इस पर ज़रा चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों परिदृश्य उत्पन्न हुआ कि 40 से 40 सीटों पर जो दावा कर रही थी बीजेपी चुनाव जीतने का, एनडीए गठबंधन को यहाँ से जिताने का, वो सपना क्यों नहीं पूरा हो पा रहा। पिछले बार तो बड़ी आसानी से उन 40 सीटें जीत गई थी। यही गठबंधन था, नीतीश कुमार थे, चिराग पासवान थे और बीजेपी थी। जीतन राम मांझी तो इस पाले में भी नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा भी इस पाले में नहीं थे। तो इन दोनों के वोट बैंक जब इधर आएंगे तो भी ये स्थिति ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है कि जो सर्वेक्षण दिखाया जा रहा है, सर्वे जो हो रहा है, उसमें एनडीए को पिछले बार की तुलना में भी कम आंका जा रहा है। तो
क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के इधर आने का फायदा एनडीए को नहीं मिल रहा है? सवाल ये है। और इसी सवाल का हल ढूंढने के लिए जब हम मुद्दों पर बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो चुनाव होते हैं वो 3 मुद्दों पर होते हैं। एक तो आंकड़ों पे हम लोग बात करते हैं और आंकड़ों से देखते हैं कि क्या है माजरा और क्या यहाँ मुकाबला है। तो वो देश का जो नैरेटिव होता है उसके हिसाब से एमपी का चुनाव होता है। तो नरेंद्र मोदी अच्छे कार्य कर रहे हैं, देश में ऐसा माहौल है कि देश प्रगति के रास्ते पे है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है और उस नाते बिहार के लोग अपना योगदान एनडीए के पक्ष में करेंगे, ये बातें हैं। दूसरा, जब स्टेट लेवल पे आते हैं तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, भाजपा उसके सहयोगी रही है, बीच बीच में पाला भी बदले हैं। उस पाला बदलने और नहीं बदलने और जो लगभग 17 सालों का 18 साल से ज़्यादा का नीतीश कुमार का जो पीरियड रहा है, उस पीरियड का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सबका जो प्रभाव है उस नाते भी आदमी देखता है कि बिहार में क्या बोलबाला है, जातीय गणित। और तीसरा होता है जब सीट पर जब हम जाते हैं तो सीट पर लोकल फैक्टर क्या काम करते हैं, उम्मीदवार कैसे हैं, उनका काम करने का क्षमता कैसा है, जनता के बीच में कैसे कनेक्ट रख पाते हैं, ये बातें होती हैं। और इन 3 बिंदुओं पर ही चुनाव का जो जीत और हार तय होता है। तो सब तो ठीक है, देश में नैरेटिव अच्छा है, इसीलिए 40 में 40 की बात भी हो रही है। जो 40 में 33 का सर्वे कह रहा है वो भी इसी आधार पर हो रहा है कि मोदी को सब लोग चाहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहां तक राज्य सरकार की बातें हैं। तो राज्य सरकार की उपलब्धियां भी हैं कि 5 के पहले और 5 के बाद का बिहार में अंतर आपको जरूर दिखेगा। नीतीश कुमार के कार्य भी दिखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जितना कार्य है उनके साथ उनका बैगेज भी है, उनके कार्यों का बोझ भी है। शराबबंदी और कई ऐसे असफल योजनाएं भी हैं जो नीतीश के ही कंधे पर है और उसी का बोझ लेकर वे चल रहे हैं। तो ये मामलों पे भी जब देखते हैं तो क्या नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आना या बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ लाने का फायदा हो रहा है या उसका घाटा नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को, ये देखना है। और तीसरा जब पॉइंट आता है कि जब क्षेत्र में चलते हैं जमीन स्तर पर, तो जमीन पर जब हम पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उसके जो प्रत्याशी हैं वो कैसे हैं, क्षेत्र में उन्होंने कैसा काम किया है। तो इस बार तो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि प्रत्याशियों को बदल देंगे, जिसका रिपोर्ट अच्छा नहीं होगा उसे चेंज कर देंगे। बड़े स्तर पर जदयू और बीजेपी में बदलाव के ये अंदेशा था, चर्चाएं थी, लेकिन जब टिकट वितरण का समय आया तो ये धरा का धरा रह गया। जदयू ने तो अपने सारे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, वैसे उम्मीदवारों को भी उतारा जिनका रेपुटेशन काफ़ी अपने क्षेत्र में खराब था, निष्क्रिय थे और वे चुनावी मैदान में उतर गए। अब बीजेपी का भी यही हाल है। कहने के लिए तो ये कहा जा रहा था कि अधिकांश लोगों का टिकट कट जाएगा, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो भाजपा ने कितने लोगों का टिकट काटा? बहुत ही कम, 2 लोगों का टिकट कटा। एक तो रमा देवी का सीट ही ट्रांसफर हो गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी और जदयू ने कोई प्रयोग नहीं किया। प्रयोग कौन किया? प्रयोग किया है लालू यादव ने। इस बार अपने सारे प्रत्याशियों को बदल डाले, सिर्फ 5 प्रत्याशी वैसे थे जो पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे और उनको टिकट दिया गया, वरना सभी 23 में से सभी सीटों पर 5 प्रत्याशियों को छोड़कर सभी प्रत्याशी नए। जिन सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को रखा गया उसमें सीतामढ़ी में अर्जुन राय, हाजीपुर में शिवचंद्र राम, पाटलिपुत्रा में मीसा भारती, बांका में जयप्रकाश नारायण यादव और जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव। यही 5 लोग आरजेडी के पुराने कैंडिडेट हैं जो 19 में चुनाव लड़े थे। बाकी सब
बदल दिए गए और इसी से चुनाव का अंदाजा नहीं लग रहा है कि आखिर चुनाव जा रहा है तो किस रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि मतदाता चुप है और उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमीनी स्तर पर अपना प्रभाव दिखाया है और जिस तरह से चुनाव में कूद पड़े हैं, उससे तो मामला और भी पेचीदा बन गया है। जैसे पूर्णिया को ले लीजिए, पूर्णिया में पप्पू यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और उन्हें सर्वे में जीतते हुए भी दिखाया गया। तो पप्पू यादव ने पूरी तरह से पूर्णिया में चुनावी तस्वीर बदल दी है। जदयू के लिए यहाँ संकट है, संतोष कुमार कुशवाहा के लिए घाटे का सौदा हो गया पूर्णिया और एक सीट भी एनडीए के खाते से चली जाएगी यदि पप्पू यादव वहां से जीत जाते हैं तो। अब आइए जरा पश्चिमी चंपारण, यहाँ मनीष कश्यप चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, गांव में घूम रहे हैं, लोगों की भीड़ हो रही है। कितना वोट मिलेगा और कितना वोट पाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह का माहौल मनीष कश्यप ने बनाया है और जिस तरह से लोगों की भीड़ उनके साथ हो रही है और जिस तरह से वे लोगों को अपने पक्ष में मोबिलाइज करते हैं, उसको तो देखकर ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी चंपारण की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। डॉक्टर संजय जायसवाल 3 बार वहां से सांसद लगातार रह चुके हैं, लेकिन चौथी लड़ाई उन्हें लड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब इसी तरह से आ जाइए जरा सीवान में पिछले बार आरजेडी की प्रत्याशी हिना साहब थी, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, या यूं कहे तो हिना साहब ने टिकट को छोड़ दिया। अवध बिहारी चौधरी वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। जदयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी हैं, लेकिन वहां भी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। हिना साहब अभी बढ़त एज लिए हुए हैं। विजय लक्ष्मी के खाते में यदि एनडीए के वोट को छोड़ दिया जाए तो विजय लक्ष्मी कहीं भी मुकाबले में नहीं टिकती, लेकिन अब देखिए मोदी मैजिक का सहारा है, तभी कुछ सीमान में हो सकता है, वरना वहां हिना साहब अभी चुनावी बढ़त बढ़ाए हुए। अब आइए महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ निर्दलीय सचितानंद राय चुनावी मैदान में कूदे हैं। अभी वहां से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं आया है। अब सचितानंद राय के कूदने से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लाभ होगा या नुकसान होगा, ये तब पता चलेगा जब वहां से कांग्रेस अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार देगी, क्योंकि वहां का समीकरण ही कुछ ऐसा है। तो अब देखना है कि कांग्रेस किसको उतारती है, उसके बाद महाराजगंज का भी पता चलेगा। सारण में रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और चोकर बाबा जो बीजेपी के ही कभी नेता रहे हैं और एक बार अमनौर से विधायक भी रहे हैं, वो चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने के लिए बेचैन है। तो अब देखिए सारण में क्या होता है। बक्सर, जहां से आनंद मिश्रा आईपीएस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लोकल हैं, क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, लड़ाई बड़ी टसल की है। उधर से आरजेडी के तरफ से यदि देखा जाए तो ददन पहलवान उनके वोट बैंक को काटेंगे, क्योंकि ददन पहलवान भी चुनावी मैदान में है। तो यहाँ बीजेपी और राजद दोनों के वोट काटने वाले जो प्रत्याशी हैं यहाँ मौजूद है। अब आइए जरा बात करते हैं नवादा में भी वही स्थिति है। गुंजन सिंह बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे तो विनोद यादव आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। काराकाट में उसी तरह पवन सिंह अब छलांग लगा दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इस लिहाज से यदि देखा जाए पूरे चुनाव प्रक्रिया को और एनडीए की बातें करते हैं यदि, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि जो चुनाव परिणाम होगा वो कहीं चौंकाने वाला ना हो। वैसे अभी गोलबंदी होगी, मतदाताओं में जिस पक्ष के मतदाता हैं वो गोलबंद होंगे, क्योंकि अभी तो सब चुप हैं, अभी सब चुप हैं और कोई हवा दिखता नहीं है। जैसा 14 में हवा दिखा था, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था तो मोदी मोदी मोदी, हर तरफ मोदी।
वही 19 में जब चुनाव आया तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तानातनी थी, उससे राष्ट्र प्रेम का जो एक ज्वार भाटा आया था, उसमें पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार भी उसके साथ खड़ा था। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के साथ बिहार खड़ा था और 40 में 39 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी थी। उस तरह से इस बार राम मंदिर भी है, धारा 370 भी है, मोदी जी को लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से हवा नहीं है और न उस तरह से लोग खुलकर बोल रहे हैं। अब डिजिटल क्रांति भी आ गया है तो लोगों के पास वो सूचनाएं भी पहुंच जा रही है। गर्मी का भी मौसम है, लोग अब क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, या मन बना चुके हैं जिसको जिसको जहां स्थिर होना है और इसलिए चुप है। तो ये पूरी परिस्थितियां हैं, अभी की जो बातें हैं। अब इन परिस्थितियों में बिहार का चुनाव किस दिशा में जाएगा, क्या परिणाम चौंकाने वाला होगा, कैसा होगा परिणाम, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा चुनाव और नजदीक आने देना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा कि आखिर लड़ाई कैसे हो रही है। तो चलिए आप इंतजार कीजिए, हम भी इस बात का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि चुनाव आते आते समीकरण कैसे बदलते हैं। फिर जैसा होगा आपको बताएंगे, आपसे जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।